बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री Subscribe का our लेसन channel. नंबर फर्स्ट बिलियन चैप्टर के कुछ सवालों को हल करेंगे। कल के वीडियो में हमने जो गैस से रिलेटेड नियम होते हैं, गैस से संबंधित जो भी समीकरण होते हैं, जैसे चार्ल्स का नियम क्या है, बॉयल्स का नियम क्या है, उन सारी चीजों पर हमने डिस्कशन किया था। और आज हम लोग उसी नियम पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर 3% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करें। परासरण दाब आपको निकालना है किसका? 3% यूरिया के विलयन का। ठीक है, और तापमान जो दिया है 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। परासरण दाब निकालने के लिए हम लोगों ने जो सामान्य नियम था, चार्ल्स का नियम और बॉयल्स के नियम को मिलाकर जो बनाया गया था, वो हम लोगों ने ये पढ़ा था, PV इज इक्वल टू nRT। ये ठीक है। अगर C जो है मोलर सांद्रता है पदार्थ की, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू CST, ऐसे भी लिखा जा सकता है, CST। T क्या है? परम ताप है। R जो है गैस नियतांक है, तो यहाँ पे जो S है उसको हम लोग गैस की नियतांक कहेंगे। और यहाँ पे N जो है मोलों की संख्या है, और यहाँ पे C जो है मोलर सांद्रता है। V का मान अगर हम लोग 1 लीटर मान ले तब के लिए ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब हम लोग इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर V का मान 1 लीटर कर लिया, जैसे मान लीजिए PV इज इक्वल टू nRT है। ठीक है, यदि अगर हम लोग V का मान 1 लीटर, आयतन का मान 1 लीटर मान ले, तो क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू nRT। ठीक है, N क्या है? मोलों की संख्या है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं NST। N क्या है? यही जो S है वो R है। ठीक है, N मोलों की संख्या है, तो मोल की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? स्मॉल w बाई स्मॉल m, RT लिखिए या ST लिखिए, P का मान से लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे इस फॉर्मूले से निकालिए, चाहे इस फॉर्मूले से, चाहे इससे, किसी भी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। तो आपको मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी तो जाकर निकाल पाएंगे। तो यूरिया का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो दिया हुआ है, लिखिए दिया है, क्या क्या चीजें दी गई हैं वो देखते हैं। दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस, यानी ये ताप डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो हमको निकालना पड़ेगा परम ताप। T से दिखाते हैं परम ताप को, और निकालते कैसे हैं? तो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 273 में जो परम ताप हम लोग निकालेंगे ना, तो उसमें 273 में ये 30 डिग्री सेल्सियस को जोड़ देंगे, तो 273 डिग्री सेल्सियस प्लस 30 डिग्री सेल्सियस दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तो ये जो आएगा उसी को हम लोग परम ताप कहेंगे। यानी जो ताप है हमारा वो केल्विन में बदल चुका है। अभी डिग्री सेल्सियस में है ताप, यहाँ पे देखिए डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, लेकिन जैसे ही उसमें 273 जोड़ देंगे वो केल्विन में बदल जाएगा। तो केल्विन में हमारे पास जो तापमान है वो कितना आ जाएगा? 303। ठीक है, केल्विन, इस तरह केल्विन कर देंगे। अब ये तो हो गया। यूरिया की जो मात्रा दी गई है वो क्या दी गई है? 3%। यूरिया की मात्रा जो दी गई है 3% दी गई है। अब इस 3% का मतलब क्या है? यूरिया की मात्रा 3%, यानी 100 ग्राम में 3 ग्राम जो है यूरिया है। आ रही बात समझ में? 3% का मतलब यही हो गया कि अगर आपने विलियन का 100 ग्राम लिया है तो उसमें 3 ग्राम यूरिया का है। तो अगर आप विलियन का 1000 ग्राम ले लेते हैं तो उसमें यूरिया की मात्रा कितनी होगी? क्लियर है? देखिए 3% का मतलब हो गया 3/100, यानी अगर आप विलियन का 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें यूरिया का 3 ग्राम मिला हुआ है। अगर आप विलियन का 1000 ग्राम ले लेते हैं तो उसमें यूरिया कितना है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा कर देंगे, इस तरह से 30 ग्राम प्रति लीटर ये आ जाएगा इसकी मात्रा। यूरिया की मात्रा हो गई
30 ग्राम प्रति लीटर, यानी 1000 ग्राम में, या कहा जाए 1000 मिलीलीटर में, या कहा जाए 1 लीटर में जो विलेय पदार्थ है आपका यूरिया, उसकी मात्रा कितनी है? 30 ग्राम। यानी 1 लीटर अगर आप लेंगे, या कहा जाए 1000 ग्राम लेंगे, तो उसमें जो यूरिया की मात्रा होगी 30 ग्राम होगी। ठीक है। अब मोलों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी। ये मोलों की संख्या दिया होगा, ये इसकी मात्रा आपको निकालनी पड़ेगी। तो n बराबर क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ भार बटा मोलर द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या निकालना है, तो दिया हुआ भार है हमारे पास 30 ग्राम। ठीक है। और इसका मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। यूरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे निकालते हैं, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2 CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। N के लिए होता है 14, H के लिए एक H रहेगा तो 1 होगा, तो यहाँ पे 2H है तो 2 हो जाएगा, C का हो जाएगा 12, O का हो जाएगा 16, फिर N का हो जाएगा 14, और फिर H2 का हो जाएगा 2। टोटल जोड़ देंगे तो आ जाएगा 60। आप जोड़ के देख लीजिए। तो यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो हो जाता है 60, 1/2, या इसको आप लिख सकते हैं 0.5 मोल ऐसे। ठीक है। तो जो मोल की संख्या है n, ये वाला, उसका मान कितना आ गया? 0.5। क्लियर है। अब पराशरण दाब निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे P = CST। ये C क्या है? मोलर द्रव्यमान, या मोलर सांद्रता भी इसको कह सकते हैं, या मोलों की संख्या भी कह सकते हैं। वो भी नहीं समझ तो यही लिखिए NRT, ये तो लिख सकते हो। ये समझ आ रहा है? N क्या है? मोलों की संख्या है जो आपने निकाल रखा है 0.5। ठीक। R जो है ये गैस नियतांक है और इसका मान फिक्स होता है। आपको भी हमेशा याद रखना पड़ेगा कि R का मान जो होता है 0.082 के बराबर होता है। और T जो है हमारा ये परम ताप है, ये हमने अभी निकाला है। T का मान 303। ठीक है। अब इसको आपको हल कर देना है। तो 0.5 है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे, तो नीचे 10 बढ़ जाएगा। यहाँ पे भी पॉइंट है, इसका पॉइंट हटा देंगे तो 0082, और नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे? 3 जीरोस। ठीक है। और ये हो जाएगा 303। अब आपको क्या करना है? 582 और 303 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। और नीचे जो है, नीचे वाले को भी हमने मल्टीप्लाई किया। अब इन सबको इंटू करना है आपको, तो 303 में 82 का मल्टीप्लाई करते हैं। यही होगा। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। फिर उसको 5 से गुणा कर देते हैं। 30, 5 × 20 और 3, 23, 40, 40 और 2, 42, 20, 4, 24, 10, 2, 5, इतना के बराबर लगभग आ रहा है। ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 1 2 4 2 3 0। नीचे है आपके पास 4 0, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? 1 2 4 2 3 बाई 1000 डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड 1000 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.423 वायुमंडल। जो दाब है ना उसका मात्रक हो गया। तो हमारा जो पराशर दाब है वो कितना आ गया? 12.423 या 12.423 वायुमंडल। ठीक है। तो ये बात समझ आ गई आपको कि कोई भी विलयन हो उसका अगर आपको पराशर दाब निकालना हो तो इसी तरह से आप निकालेंगे। और ये सारे जो हैं आपके फॉर्मूले हैं, आप किसी भी फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं।
तो ये बात क्लियर हो गई आपको, सवाल ठीक से समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग एक और सवाल को हल करते हैं, और सवाल है सुक्रोज के 1 लीटर बिलियन में 3.42 ग्राम सुक्रोज घुला है। बिलियन का कितना लिया गया है? अगर आप ग्राम में कहें तो 1000 ग्राम लिया गया है, अगर आप आयतन के रूप में कहें तो 1 लीटर लिया गया है। आयतन का मान 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। और सुक्रोज का मतलब हो गया चीनी। कितना चीनी घुला हुआ है? 3.42 ग्राम। इस बिलियन का परासरण दाब निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो जो चीज दी गई है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। दिया है, क्या दिया है? भी, बिलियन का आयतन, भी का मान दे दिया है 1 लीटर, ठीक है। बिलियन का आयतन 1 लीटर दे दिया। उसके बाद विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा जो होगी वो क्या दी गई है? 3.42 ग्राम, ठीक है। और विलेय जो है, बस ये सारी चीजें दी गई हैं। एक चीज और इसमें कुछ छुटा हुआ लग रहा है, गुला है। इस विलेय का परासरण दाब ज्ञात करें 300 केल्विन ताप पर, 300 केल्विन ताप पर, ये भी इसमें, ठीक है। यानी ये केल्विन में तापमान दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है, टी का मान हो गया 300 केल्विन, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला कौन सा, अच्छा एक चीज और है, सुक्रोज जो होता है उसका मोलर द्रव्यमान, चीनी का मोलर द्रव्यमान, सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान। तो सुक्रोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, यानी चीनी का फॉर्मूला होता है C12 H22 और O11, ठीक है। एक कार्बन अगर रहता है तो उसका परमाणु भार 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन है? 12, तो उसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12 × 12 यानी 144, ठीक है। प्लस एक हाइड्रोजन का परमाणु भार जो होता है 1 होता है, तो 22 हाइड्रोजन है तो 22 हो गए, ठीक है। एक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु लिए गए हैं? 11, एक का 16 होता है तो 11 का कितना हो जाएगा? आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 176, ठीक है। अब हम लोग सबको ऐड कर देंगे, 176, 144 और 22, 342। ये सुक्रोज का जो है ना मोलर द्रव्यमान आ गया, ठीक है। सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान मिल गया 342। अब सुक्रोज के मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या को हम लोग दिखाते हैं n से। n बराबर दिया हुआ भार बटा उसका मोलर द्रव्यमान, या अणु भार भी लिख सकते हो, अणु भार, इस तरह से, ठीक है। दिया हुआ भार है हमारे पास 3.42 और उसका अणु भार होता है 342, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर हम हटा दे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। तो ये हमारे पास 1/100 या आप कह सकते हैं 0.01 मोलों की संख्या हो गई, ठीक है। तो ये जो जो चीज हमको चाहिए थी उसका मान हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला है हमारे पास Pv = nRT, ये फॉर्मूला है। तो P का मान निकालना है, P बराबर हो जाएगा nRT/v। अब सारे मान जो जो आपको पता है वो रख लीजिए। तो n का मान हम लोग क्या रखेंगे? 0.01। r का मान तो फिक्स होता है 0.082। t का मान 300 केल्विन दिया गया है। b का मान तो दिया ही है 1 लीटर, तो 1 नीचे रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अब ये देखिए पॉइंट हमने हटा दिया, इसका भी हमने पॉइंट हटा दिया, और ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 82 × 3/1000, ठीक है। ये लाइन क्लियर हुई है? कहाँ से आया है? हमने जो जो मान निकाला है ना, जिसकी जिसकी जरूरत है हमने सारे मान यहाँ पे निकाल लिए हैं, ठीक है।
उसके बाद इस फॉर्मूले में सारे मान को रख दिया गया है। अब इसको हम लोग इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.246 वायुमंडल। तो यह जो है हमारा जो ये विलियन है उसका परासरण दाब हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि हमने किस तरह किया है। तो इस तरह के जो भी सवाल होंगे आपको उन्हें आपको इसी तरीके से हल करना है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इस सवाल में। आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे डिफिनीशंस हैं जो इस चैप्टर के लास्ट में आते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है और ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वाला डिफिनीशन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग उन्हीं सारे डिफिनीशंस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है। पहला डिफिनीशन है असामान्य आणविक द्रव्यमान। ये क्या होता है, यदि किसी पदार्थ का अणु भार सामान्य से कम या अधिक होता है तो इस आणविक द्रव्यमान को असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। देखिए कोई भी पदार्थ होता है उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है, अणु भार होता है, वो प्रायः उसके परमाणु भार से दोगुना होता है। अक्सर यही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो अणु भार होता है दोगुना से कुछ कम या कुछ अधिक हो जाता है, ठीक है। तो जब वो अणु भार दोगुना से कम या अधिक हो जाता है तो उसी को हम लोग असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है दूसरा अणु संख्य गुणधर्म। ये क्या होता है, अणु संख्य गुणधर्म मतलब एक ऐसा गुण जो किसी पदार्थ की अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। इसका नाम देखिए पहले, अणु संख्य गुणधर्म मतलब किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पे नहीं। तो ऐसे गुण को हम लोग अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। जैसे देख लीजिए लिखा गया है, यह किसी विलेन के वे गुणधर्म होते हैं जो केवल उसमें उपस्थित कणों की संख्या पर, कणों की जगह आप अणुओं भी लिख सकते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पे नहीं। ऐसे गुणों को हम लोग अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ये सारे जो गुणधर्म है अणु संख्य गुणधर्म है। मतलब किसी विलेन के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुओं की संख्या बढ़ी तो ये गुण भी बढ़ गए, अणुओं की संख्या घटी तो ये गुण भी घट गए। जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसका मतलब ये है कि वाष्प में मतलब जितना ज्यादा वाष्प बनेगा वाष्प दाब भी बढ़ेगा और जितना कम वाष्प बनेगा उतना वाष्प दाब घटेगा। तो वाष्प की संख्या पर निर्भर कर रहा है। वाष्प दाब में जो अवनमन है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वाष्प में वाष्प की संख्या पे, वाष्प की मात्रा पे। तो ऐसे गुणधर्म को हम लोग क्या कहेंगे, अणु संख्य गुणधर्म, ठीक है। उसके बाद है संगुणन की मात्रा। संगुणन, देखिए संगुणन का मतलब होता है मिलना, जुड़ना, इकट्ठा होना। संगुणन का यही मतलब होता है। अब संगुणन की मात्रा क्या होती है, किसी पदार्थ के कुल अणुओं से सामने से संगुणित अणुओं की संख्या को उस पदार्थ की मात्रा कहते हैं। मान लीजिए आप पानी में कोई चीज घोल रहे हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो उसमें विलेय पदार्थ घुले होते हैं वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो जितने पदार्थ उसमें घुले हैं वो सब के सब नीचे नहीं बैठते, कुछ ही बैठ पाते हैं, कुछ नहीं बैठते हैं। तो वो कहते हैं कि पदार्थ की जो मात्रा है संगुणित हो रही है, धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है, मिल रही है। तो जितनी मिल जाती है उसी को हम लोग संगुणन की संख्या कहते हैं या संगुणन की मात्रा कहते हैं। वही लिखा गया है, किसी पदार्थ के कुल अणुओं से साम्य में संगुणित अणुओं की संख्या को उस पदार्थ की मात्रा कहते हैं। उस पदार्थ की संगुणन की मात्रा कहेंगे, उस पदार्थ की संगुणन, यहाँ पे रहेगा संगुणन की मात्रा कहते हैं। मतलब जितना नीचे जाके बैठ गया, इकट्ठा हो गया, उसी को हम लोग कहेंगे संगुणन की मात्रा।
सारे के सारे पदार्थ तो नीचे जाके नहीं बैठते, कुछ बिलियन में घुले हुए रहते हैं, कुछ जो होते हैं नीचे जाके संगुणित हो जाते हैं, इकट्ठा होके बैठ जाते हैं। जैसे आप खासकर दवाओं में देखते हैं, जो छोटे बच्चों के जो दवाएं होती हैं उसमें कई दवाओं को मिक्स करके घोल करके बनाया जाता है, तो कुछ जो होती हैं पानी में घुली हुई रहती है, लेकिन कुछ जो दवाएं होती हैं वो नीचे जाके बैठ जाती हैं, संगुणित हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है वियोजन की मात्रा। वियोजन का मतलब होता है टूटना, बिखरना। ठीक है, किसी पदार्थ के कुल अणुओं से साम्य में वियोजित अणुओं की संख्या को उस पदार्थ की वियोजन की मात्रा कहते हैं। मतलब जितना अणु या जितना परमाणु या जितना पदार्थ वियोजित हो जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ की वियोजन की मात्रा कहते हैं। तो ये इस चैप्टर के यानी बिलियन चैप्टर के लास्ट टॉपिक भी थे और ये लास्ट टॉपिक थे, और आज के डेट में जो है आपका बिलियन चैप्टर खत्म हो चुका है। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थे, जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से लगभग सारे को हमने डिस्कस किया है। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि छूट गया है, नहीं पढ़ाया गया है, तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक्स जो है छूटे हुए हैं। मैं कोशिश करूँगी कि उसको फिर से आपको बता दूँ। ठीक है, और इस तरह से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री क्लास 12 वो आज खत्म हो गया। ठीक है, और बाकी जो है वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। वीडियो के अंदर जो भी कमियां हो, जो भी आप सुधार चाहते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि वीडियो के अंदर इस कमी को दूर किया जा सके।